तो हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एक अबाउट मास और चार्ज। मास भी दो तरह से, उनका एक क्या एब्सोल्यूट मास होगा और उनका क्या रिलेटिव मास होगा। एब्सोल्यूट मास, तो ये वैल्यू साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, तो इसका वैल्यू को याद रखना है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू अगर इसको हम शॉर्टकट में यूज करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME कहेंगे, M फॉर मास, E फॉर इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, इसको MP कर दे रहे हैं, इसका वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर MN से कर दे तो 1.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इन तीनों के वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं कि इसका मास 10⁻31 के ऑर्डर का है और इन सब का मास 10⁻27 का ऑर्डर का है। तो इन दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में किसका मास ज़्यादा होगा, तो इनका तो ऑर्डर सेम ऑर्डर का है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू चलेंगे हम लोग। तो ये 1.68 है, 1.67। तो सबसे ज़्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, क्योंकि कहाँ पर 10⁻27 और ये है -31। तो इसके दोनों के रिस्पेक्ट में इसका मास बहुत कम होता है। तो बहुत कम को हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं। अब अगर हम लोग रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव मास कहने का क्या मतलब है। तो रिलेटिव मास को समझना है हम लोगों को। तो लेट से कि कोई पर्सन A है, इसका एक्चुअल मास अगर 50 kg है, कोई दूसरा पर्सन B है, उसका भी एक्चुअल मास कुछ होगा, तो लेट से 10 kg है, और C का एक्चुअल मास लेट से 5 kg है। तो ये इनका अपना एग्जैक्ट मास है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछे कि A B से कितना टाइम्स हेवियर है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि A का मास विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा। तो उसको हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं। A का मास अगर 50 है तो 50 kg ऊपर, और B का मास 10 kg है, तो 10 kg के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। और सेम क्वेश्चन अगर पूछे कि A का मास C के रिस्पेक्ट में कितना है, तो A का मास C के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 50/5, दैट मीन्स 10 टाइम्स। तो खुद A का मास अगर B के रिलेटिव निकाले तो 5 और C के रिलेटिव निकाले तो 10। तो रिलेटिव मास ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि किसके रिलेटिव बात कर रहे हैं, क्या B के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। वी हैव टू पुट सम रिफरेंस मास, कि आखिर किस रिफरेंस पे किसके मास को मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास देखना चाहेंगे तो एक रिफरेंस मास लेंगे। तो रिफरेंस मास क्या होगा, नेक्स्ट पेज में हम लोग देख सकते हैं। रिलेटिव मास, ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें हम लोग को रेफरेंस मास देना होगा। तो रेफरेंस मास का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यही मास क्यों, ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग आगे चल के बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल रेफरेंस मास इस मास को लेते हैं। तो कैसे रिलेटिव मास निकलेगा इलेक्ट्रॉन का,
तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिवाइड करके निकालेंगे, जैसे ए और बी और सी का देखे हम लोग। तो जिसका निकालना है उसका मास ऊपर कर देते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.000543 कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। सिमिलरली अगर रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कहें तो उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन न्यूमरेटर में होगा और मास ऑफ रेफरेंस जो मास लिए हम लोग वो डिनोमिनेटर में होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो वैल्यू आता है लगभग 1.007। रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्ट कितना 1.68 इंटू -10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइड बाई रेफरेंस मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये रफली आएगा 1.008। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट करें तो ये वैल्यू अगर लगभग 1 है तो ये भी लगभग 1 ही है, और जब ये 1 है तो इसका वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे हम लोग तो वैल्यू 0 हो सकता है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 यूनिट है वहीं पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0 कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एटम को हम लोग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन करते थे तो एटम को मानते क्या है कि एक स्फेरिकल स्पीसीज है जिसके सेंटर के आसपास एक रीजन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है, और इसके चारों तरफ कैसे अरेंज रहेगा वो सब सिखाया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मास मेजर करें, लेट से इस एटम को मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर इसका मास मेजर करने की कोशिश करें, एक एटम को इस पे वे कर दें, कोई वेइंग मशीन है, तो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 यूनिट मास दे रहा है वहीं पे रफली इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 0 यूनिट है इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल जो भी आएगा एटम का मास वो रफली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आएगा। इलेक्ट्रॉन की वजह से मास में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एटम का मास ओवरऑल न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम is concentrated over nucleus and approximately इसलिए जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो approximately mass of an atom is equal to sum of mass of all protons and neutrons। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जहाँ पे मास का कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए, रफली कैलकुलेशंस के लिए, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए इलेक्ट्रॉन की वजह से मास में जो चेंज आता होगा, मास का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे हम लोग, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है थ्रू स्पीसीज या थ्रू एटम्स,
तो उस स्पीसीज का मास में चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना मान रहे हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये हम लोग कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, फॉर कैलकुलेशन पर्पस मास में कोई चेंजेज नहीं मानेंगे। कब? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस मास ऑफ अ स्पीसीज does not change after losing or gaining of electron। तो ये मास रिलेटेड समझ गए हम लोग कि एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, ओवरऑल उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है। और तीसरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से मास में चेंजेज नहीं होगा। उसी तरीके से हम चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज का भी दो तरह से हम लोग वैल्यू याद रखना है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। एक इनका एब्सोल्यूट वैल्यू, चार्ज भी इनका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। जब कोई स्पीसीज बन रहा है तो उसके साथ साथ वो प्रॉपर्टीज उनके साथ एसोसिएटेड होगा, तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे मास भी इंट्रिंसिक है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होगा उनका। तो एब्सोल्यूट मास और एब्सोल्यूट चार्ज वैल्यू और रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का भी कॉन्सेप्ट वही होगा, किसी एक रेफरेंस चार्ज के रिस्पेक्ट में इनका एक्चुअल चार्ज क्या होगा, तो उसके लिए भी रेफरेंस चार्ज चाहिए। तो रेफरेंस चार्ज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम चार्ज वैल्यू होता है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो रेफरेंस जो हम लोग यहाँ पर लेंगे रिलेटिव निकालने के लिए, वो वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो फर्स्ट हम लोग पहले एब्सोल्यूट चार्ज का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो QE का वैल्यू होता है, ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से चार्ज ऑन प्रोटॉन को QP से कह देंगे, तो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, सेमी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, दैट मीन्स 0 कूलम। तो अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो निकालने का तरीका क्या होगा? तो निकालने का तरीका हम लोग को वही होगा जिसका निकालना है, उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय रेफरेंस चार्ज। तो रेफरेंस चार्ज यही क्यों लिए हैं? क्योंकि सबसे सिलेबस में सबसे मिनिमम वैल्यू यही चार्ज का होगा। चार्ज के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएगा चार्ज को समझेंगे, मास को भी समझेंगे कि मास आखिर होता क्या है, मास एज ए प्रॉपर्टीज होता क्या है, वी हैव टू फील। तो वो हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में सिंपल मास मान रहे हैं कि उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जिसके हिसाब से वो ग्रेविटी को फील करता है। और भी दूसरे तरीके से उसको समझा जा सकता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई रेफरेंस। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई रेफरेंस, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। -1। उसी तरह से रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के चार्ज वैल्यू को रिलेटिव रेफरेंस चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू +1।
रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेफरेंस चार्ज, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट देखें फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि उसका कोई बेसिक कंस्टिट्यूएंट हम लोग को नहीं मानना होता है साइंस में, लेकिन सिलेबस वहीं से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का कि उससे हम लोग को एटम बनाना है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर। वो किससे बनेगा, दैट विल बी डिस्कस इन हायर क्लासेस आफ्टर 12th। तो हम लोग 12th तक के सिलेबस को अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स मान रहे हैं। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एटम को रिप्रेजेंट किए थे उसी तरह से जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो फंडामेंटल पार्टिकल का कोई ना कोई सिंबल लेंगे और उसके सब स्क्रिप्ट में रिलेटिव मास दे देंगे, रिलेटिव चार्ज देंगे और इसके सुपर स्क्रिप्ट पे रिलेटिव मास दे देंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल ई यूज करेंगे, इसका रिलेटिव चार्ज -1 होता है और रिलेटिव मास अप्रोक्सीमेटली कितना लिए थे, 0। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, तो इसके लिए पी यूज करेंगे, इसका रिलेटिव चार्ज +1 आया था, रिलेटिव मास 1 आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो न्यूट्रॉन के लिए एन यूज करेंगे, इसका रिलेटिव चार्ज 0 था और रिलेटिव मास 1 था। उसी तरीके से एक और भी होता है पार्टिकल्स, वो फंडामेंटल नहीं, बस एक पार्टिकल है जिसका यूज आगे कर सकते हैं, यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट से अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग अल्फा से डिनोट कर देते हैं। इसका रिलेटिव चार्ज तो 2 यूनिट होता है और रिलेटिव मास 4 यूनिट होता है। इसका डिफिनीशन अगर देखेंगे हम लोग तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग कि अल्फा पार्टिकल आखिर कैसे बना रहता है, कैसे वो बनाया जाता है हीलियम एटम से, या एक्चुअल में ये हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अल्फा पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं। उसी तरह से कुछ पार्टिकल्स और यूज हो सकता है, जैसे बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल के लिए बीटा यूज करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होगा लेकिन डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन इनका जेनेसिस न्यूक्लियस से होता है, इसलिए हम लोग सेम चार्ज और सेम मास रखते हुए भी रिप्रेजेंटेशन अलग यूज करते हैं। तो बीटा -1 और 0, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो यूजफुल है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किया। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहाँ पे रिलेटिव चार्ज का एक और यूज देख सकते हैं कि लेट से कोई भी स्पीसीज, समझने के लिए एटम, कोई भी एटम मान लेते हैं सोडियम, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो लॉस को हम लोग निगेटिव साइन से दिखाते हैं कि अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो लेट से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो 1 ही कर देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा तो 2 ही कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद जो स्पीसीज यहाँ पे बना, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट स्पीसीज। तो सोडियम का अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको हम रब आउट करते हैं, तो सोडियम का एक्चुअल क्या कंपोजिशन है, सोडियम इस तरह से था। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर ये सोडियम एटम है तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ 11 प्रोटॉन्स होंगे और इसके चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो नेट अगर चार्ज देखें तो नेट चार्ज कितना होगा,
तो हर रिलेटिव चार्ज का यूज करते हैं हम लोग, तो हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 मानते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज में -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम एग्जैक्ट कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलेटिव चार्ज का यूज करें तो हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा -1, तो 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से कितना होगा -11 चार्ज, और 11 प्रोटॉन की वजह से कितना होगा +11 चार्ज, और हर न्यूट्रॉन की वजह से कितना होगा 0। तो नेट जोड़ेंगे हम लोग तो चार्ज कितना आएगा 0, क्योंकि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो जब ऐसा सोडियम लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर नेट चार्ज कितना मानना है 0। और अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो अब जो स्पीसीज बना उस स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन तो हो रहेगा और 12 न्यूट्रॉन्स रहेगा। तो जो स्पीसीज बना उस पर क्या चार्ज आएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 नेगेटिव, और 11 प्रोटॉन की वजह से 11 पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज तो आता है नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो नेट चार्ज कितना आया +1। तो ये स्पीसीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि सोडियम से बना है तो सोडियम, और उस पर एक प्लस चार्ज आ गया, तो दैट प्लस चार्ज इज रिलेटिव चार्ज। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक ही का डिफरेंस हुआ होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा तो 2 का डिफरेंस हुआ होगा, तो नेट रूप से 2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना उस पर चार्ज होगा प्लस के फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर घटता जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर तो वही है। तो अगर लेट से अगर एग्जांपल दिया जाए कि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो जो स्पीसीज बने उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीशियम से बना हुआ स्पीसीज है तो मैग्नीशियम तो लिखेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो पहले इसमें बराबर होता है, जो कि 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स है, अब क्या हो गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 10 ही इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। तो नेट चार्ज का क्या डिफरेंस, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब -10 और 12 प्रोटॉन मतलब +12, तो नेट डिफरेंस +2 का होगा। तो इस पर 2 प्लस लिखें, नंबर को पहले देते हैं फिर चार्ज को बाद में लिखते हैं। तो Mg2+, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम इस तरह से कन्वर्ट हो गया Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जब यहाँ से यहाँ गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस आप एरो के ऊपर भी दिखा सकते हैं या राइट हैंड साइड में भी दिखा सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो रीड एज 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बढ़ते जाएगा, तो उस केस में निगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं O816, इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं इसलिए हटा देते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन की वजह से रिलेटिव चार्ज कितना होगा -8, हर प्रोटॉन की वजह से 1, तो 8 प्रोटॉन की वजह से कितना होगा +8, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से -8, हर प्रोटॉन की वजह से +1 तो 8 प्रोटॉन की वजह से +8, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा 0। इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे इस पर नेट चार्ज 0 है। और अगर ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता है, लेट से 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता है, तो अब तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, अब तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 8 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, 8 प्रोटॉन वो वही रहेगा। तो नेट चार्ज कितना आ गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से -9 चार्ज और 8 प्रोटॉन की वजह से 8 चार्ज, तो नेट -1 हो जाएगा ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन से बना हुआ सिस्टम है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो 1 माइनस कर देंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन का ऐड करते हुए ऑक्सीजन माइनस चला गया। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ऐड करेगा तो 3 निगेटिव चार्ज का एडिशन होगा, तो N3-। सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर रहा है तो 2 निगेटिव हो जाएगा। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर रहा है तो फ्लोरीन-। तो ये जो चार्ज पे कोई भी स्पीसीज पर चार्ज लिखा रहता है तो दैट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज ए रिलेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज और फंडामेंटल पार्टिकल्स सीख गए। अब इस पे बेस्ड एक ये भी सीखे थे कि एटम के अंदर
जो मास है वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट।